गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। देखते हैं डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस में हाँ जी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ये कि कोई कंपनी अपने व्यापार के मूल को बनाने वाली पूर्वानुमेय प्रक्रियाओं का निर्माण और संपादन और विश्लेषण कैसे करती है। एक कंपनी में प्रत्येक विभाग कुछ कच्चे माल या डेटा लेने या इसे किसी भी और चीज में बदलने के लिए जिम्मेदार होती है। एक दर्जन या अधिक कोर प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो प्रत्येक विभाग संभालता है। अगर हम व्यवसायिक प्रक्रिया यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के साथ एक कंपनी एक कदम पीछे ले जाती है और इन प्रक्रियाओं को कुल और व्यक्तिगत रूप से देखती है, ये वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है और अधिक कुशल और प्रभावी संगठन बनाने के लिए
सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है। हेलो राम जी। बिजनेस प्रोसेस घटनाओं या कार्यों का कोई भी अनुक्रम है जो किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए। हेलो हेलो राम जी। यस सर। हाँ, आ रही आवाज? यस सर, आ रही है। उदाहरण के लिए एक ग्राहक की खरीद जिसके परिणाम स्वरूप वितरण एक महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रक्रिया है। आज मैंने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट चालू किया है, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा हूँ जो कई संगठनों में मौजूद है। जैसे कि बिजनेस प्रोसेस में मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी इवेंट्स हैं या कोई वर्क है, उसका अपना एक सीक्वेंस है जो किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे एक ग्राहक की खरीद जिसके परिणाम स्वरूप वितरण एक महत्वपूर्ण आपकी बिजनेस प्रोसेस है। आप ग्राहक जो खरीदता है वो उसका एक बिजनेस प्रोसेस है जो कई ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। इसकी लाइफ साइकिल अगर देखें तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले तो आपका डिजाइन, इसका मॉडल क्या है, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, ऑप्टिमाइज, ये सारी चीजें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आती है, जिसको हम शॉर्टकट में BPM भी कहते हैं। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं कुछ, जैसे कि उसी स्टेप्स की बात चल रही है कि डिजाइन प्रोसेस है। तो अधिकांश प्रोसेसेस में डेटा एकत्र करने और इसे संसाधित करने के लिए एक वर्क फ्लो शामिल होता है। अपना फॉर्म बनाएं और पहचाने कि वर्क फ्लो में प्रत्येक कार्य का स्वामी कौन होगा। स्टेप 2 यानी मॉडल की बात करें तो एक सीन जिसे कहते हैं, एक दृश्य है, लेआउट जिसको बोलते हैं, में हम प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। घटनाओं के अनुक्रम और प्रक्रिया के माध्यम से डेटा के प्रवाह का एक स्पष्ट विचार देने के लिए समय सीमा और शर्तों जैसे विवरण को ठीक करते हैं। अगर हम निष्पादित करें, एग्जीक्यूट करें इसको, तो परीक्षण की प्रक्रिया को पहले एक छोटे समूह के साथ लाइव हम परीक्षण करें और फिर इसे सभी यूजर्स को के लिए ओपन करें। इस बात को सुनिश्चित करें कि आपने जो संवेदनशील जानकारी तक पहुंच को आपने प्रतिबंधित कर दिया। मॉनिटर की बात करें तो वर्कफ्लो के माध्यम से चलने वाली प्रोसेस पर नजर रखें। प्रगति की पहचान करने, दक्षता मापने और अड़चनों का पता लगाने के लिए सही मैट्रिक्स का उपयोग करें। ऑप्टिमाइज करें, जैसा कि आप लोग विश्लेषण करते हैं कि उन्हें और अधिक कुशल बनाने के लिए आपके फॉर्म या वर्क फ्लो में किए जाने वाले किसी भी बदलाव को देखें। व्यापार प्रक्रिया में सुधार के कदमों पर विचार करें। तो ये इसके पिलर्स हैं, एक तो डिजाइन, मॉडल्स, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, ऑप्टिमाइज। दूसरा यह है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कितने प्रकार का हो सकता है। एक होता है एकीकरण सेंट्रिक, इंटीग्रेशन सेंट्रिक BPM। इस प्रकार के व्यवसाय प्रक्रिया मैनेजमेंट या बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम उन प्रोसेस को संभालती है जो मेन रूप से आपके मौजूदा सिस्टम जैसे कि HRMS, CRM, ERP के बीच बहुत अधिक सिस्टम के बीच बहुत अधिक मानवीय भागीदारी के बिना वो उस मैदान में कूद जाती है। यानी कि आपका जो मेन रूप से आपके जो मौजूद सिस्टम्स हैं उनके बीच बहुत अधिक मानवीय भागीदारी के बिना इंक्लूड होते हैं। इंटीग्रेशन सेंट्रिक जो BPM है
इस सिस्टम्स में व्यापक कनेक्टर्स और एपीआई एक्सेस है जो तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया को बनाने में सक्षम है। ह्यूमन सेंट्रिक की बात करें तो ह्यूमन सेंट्रिक उन प्रोसेसेस के लिए है जो मेन रूप से ह्यूमंस द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। इसके अक्सर व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन किए गए अनुमोदन और कार्य होते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक अनुकूल उपयोगकर्ता इंटरफेस, आसान इंफॉर्मेशन और त्वरित ट्रैकिंग पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। अब इसके बाद है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक। तो ये बिजनेस यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट समाधान तब आवश्यक होते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट, जैसे चाहे कोई अनुबंध हो, प्रक्रिया के केंद्र में होता है। वो रूटिंग, स्वरूपण, सत्यापन और दस्तावेज पर आपका सिग्नेचर करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वर्क फ्लो के साथ गुजरता है। फिर आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंकॉर्पोरेटिंग बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आपके बिजनेस में बीपीएम का उपयोग करने के कुछ प्राथमिक लाभ इस प्रकार है। जैसे अराजक और अनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का नियंत्रण हासिल करें, व्यवसायिक प्रक्रियाओं को बनाएं, मैप करें, विश्लेषण करें, सुधार करें, रोजमर्रा के ऑपरेशन को अधिक कुशलता से चलाएं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्यों को महसूस करें, डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ें, पेचीदा ऑपरेशंस को सुधारें और उनका अनुकूलन करें। जैसे ही ये वर्क फ्लो के माध्यम से बढ़ते हैं, व्यक्तिगत वस्तुओं को बारीकी से ट्रैक करते हैं। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को आप कवर करेंगे। बीपीएम किस लिए उपयोग किया जाता है? बीपीएम का यूज बिजनेस प्रोसेस की आवाज कैसी आ रही है? हेलो, इसका यूज बिजनेस प्रोसेस में सुधार के लिए निरंतर आधार पर किया जाता है। जैसे सामूहिक वर्क फ्लो के आदेश अंतर्दृष्टि और दक्षता में सुधार करने के लिए जो किसी भी व्यवसायिक प्रक्रिया को बनाते हैं। बीपीएम का मतलब उन सामूहिक वर्क फ्लोज के भीतर किसी भी अराजकता को कम करना है, जो एक प्रोसेस बनाते हैं और वर्क फ्लो मैनेजमेंट को समाप्त करते आगे बढ़ते हैं। कमाल कमाल सर, दुकान बंद है क्या? मिस्टर, हेलो राम जी। यस सर। बातें क्यों बीच बीच में हो रही है? डिस्टर्ब हो रहा है। अरे सर, धोखे से हट गया था मोड से। बीपीएम में लगे संगठनों का लक्ष्य अपने असंख्य प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखना, अपने अंतिम उत्पाद और सेवाओं को वितरित करने में सक्षम अधिक कुशल संगठन बनाने के लिए उन्हें लगातार अनुकूलित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखो, एक चीज और है, जिसने कहा किस लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस प्रोसेस डिजाइन करते हैं तो हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब वो प्रॉपर मैनेजमेंट बनाने के लिए हम इस प्रकार जो है बीपीएम संज्ञानात्मक नेताओं का समर्थन करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वो न केवल परिचालन क्षमता हासिल करना चाहते हैं, बल्कि जब वो संगठन के लिए अपने संपूर्ण लक्ष्यों को महसूस करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम किसी बिजनेस को डेवलप करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, तो हमें कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जब हम इस प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो उसमें हम अपने वर्क फ्लो के साथ साथ कि हमारा वर्क फ्लो यानी वर्क का जो वर्क फ्लो है
जो हमारा प्रोडक्शन चल रहा है बिजनेस को लेकर, जो भी हमारा प्रोडक्ट को लेकर, जो हमारी सेलिंग है, जो भी हमने बिजनेस प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है, उसके अंतर्गत कई तरह के चैलेंजेस हमको हासिल करना पड़ता है। तो जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये कह रहा है कि संगठनात्मक नेताओं का समर्थन करने का इरादा रखता है। ये कई प्रकार के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स होते हैं जो इससे जुड़े रहते हैं, कई इंडस्ट्रियल एरिया से, कई बिजनेस एरिया से। तो हम उनका भी समर्थन करते हैं क्योंकि हमें अपना बिजनेस चलाना होता है। तो डिजाइन में एक प्रोसेस हम ये भी रखते हैं, न केवल परिचालन क्षमता हासिल करना चाहते हैं, बल्कि वो संगठन के लिए अपने संपूर्ण लक्ष्यों को महसूस करने के लिए काम करते हैं। इस बिहाफ पे हम उसको आगे देखते हैं। तो जैसे कि एक यूजिंग हमने जो बताई कि किस प्रकार यूज करते हैं, इसी तरह हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने बिजनेस प्लान में आपको कुछ चीजें बताई थी, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट रह गए थे बिजनेस प्लान को करते समय, कि जैसे आपका जो बिजनेस प्लान टेम्पलेट होता है, बेसिकली उस टेम्पलेट में हम क्या दिखाएं ऐसा। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई भी बिजनेस प्लान है उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। हम इसे आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो जनरली तौर पर बिजनेस प्लान के कई पार्ट होते हैं। जैसे कल हम एग्जीक्यूटिव समरी की बात की थी, ये पहला बिजनेस प्लान का पहला पार्ट होता है। इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातों को हम सारांश के रूप में लिख देते हैं, जैसे बिजनेस का नेचर क्या होता है, लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोडक्ट का सर्विस क्या होती है, टारगेट मार्केट क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट टीम क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, गोल्स क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, फंड या लोन रिक्वायर्ड क्या है, इन सबको बहुत ही संक्षेप में बताया जाता है। बाकी के बिजनेस प्लान का पूरा सार इस भाग में लिखा होता है, इसलिए इस भाग को सबसे अंत में बनाना बेहतर होता है। दूसरी बात, हमने बात की थी कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी का डिस्क्रिप्शन। तो इस प्लान के इस भाग में आपको व्यवसाय से संबंधित पूरी जानकारी में विस्तृत रूप से लिखा जाता है। जैसे व्यवसाय की प्रगति है, आप क्या बेचेंगे, आपका टारगेट मार्केट क्या है, व्यवसाय का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, कर्मचारी और मैनेजमेंट टीम कहाँ है, व्यवसायिक स्थल क्या है। इसके अलावा इस भाग में व्यवसाय के प्रोडक्ट या सर्विस से संबंधित सभी बातों को लिखा जाता है। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज से कौन सी समस्या सुलझ रही है, या ये लोगों के काम आ रही है कि नहीं आ रही है, आपका प्रोडक्ट सर्विस दूसरों में कितना अलग है, लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाओगे, और क्या ये सबसे बेहतर तरीका है, क्या आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो ये कंपनी के ओवरव्यू में देना होता है। प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन को अलग भाग में भी दिखाया जा सकता है, जैसे मार्केट एनालिसिस से मान लीजिए, इस भाग में आपके प्रोडक्ट या सर्विस के टारगेट मार्केट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का एनालिसिस किया जाता है। जैसे टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट का साइज क्या है, डिमांड क्या है, आप किसे बेचेंगे, टारगेट कस्टमर, उनका व्यवहार, वर्ग, खरीद शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर, ये सारी दिखाने पड़ते हैं। आपके कंपटीटर कौन है, उनके पास कितना मार्केट शेयर है, उनकी शक्तियां, उनकी कमजोरियां, भविष्य में डिमांड और मार्केट में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। ये सब आपके मार्केट एनालिसिस है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी बाजार की रणनीति क्या होती है, बिजनेस प्लान का ये भाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाग में उन सभी नीतियों का वर्णन होता है जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने और मार्केट प्रमोशन के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। इस भाग के अंतर्गत आपको निम्न बातों का निर्धारण करना होता है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आपकी जगह कैसे बनाएंगे, आपके टारगेट कस्टमर कौन है जो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सर्विसेज में रुचि दिखाएंगे, और आप उन तक कैसे पहुंचोगे, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह प्रमोट करेंगे, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया है, आप किस तरह अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट चैनल के माध्यम से, ऐसे ही आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो आपको दिखानी पड़ती है। ऑपरेशन
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको बिजनेस ऑपरेशन यानी कि व्यवसाय कैसे चलेगा ये बताएगा। इससे संबंधित सभी बातों को हम विस्तृत जानकारी होती है, जैसे कि बिजनेस प्लेस, प्रोडक्शन फैसिलिटी सिस्टम, परचेज प्लान, प्रोडक्शन प्लान, वर्क फोर्स स्ट्रक्चर एंड दियर रोल्स, सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टोर फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपके ऑपरेशंस में रहती हैं। आप किस जगह अपना व्यवसाय करेंगे, क्या आप जगह खरीदेंगे या किराए पे लेंगे। प्रोडक्शन फैसिलिटी में आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी किस प्रकार की है और आप क्या ये जरूरत के मुताबिक है कि नहीं है। परचेज प्लान में आप अपने इनपुट को किस तरह खरीदेंगे, क्या ये सबसे बेहतर तरीका है। प्रोडक्शन प्लान, आप किस प्रकार अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, डिमांड के आधार पे या एस्टिमेट के आधार पे करेंगे। वर्क फोर्स स्ट्रक्चर एंड दियर रोल्स, आपके कर्मचारियों के पद, कार्य क्षेत्र और उनकी जिम्मेदारियां। सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके व्यवसाय का मुख्य आईटी सिस्टम किस तरह का होगा, आप कितना स्टॉक रखेंगे और कहां पर रखेंगे, ये सारी चीजें। हालांकि इस पॉइंट में एक बात मैं और कहूंगा कि अब जो नई पॉलिसी बन रही है उसमें एक लिमिट रखी गई थी कितना स्टोर आप कर सकते हो, कहाँ स्टोर कर सकते हो, ये सारी डिटेल अब आपको गवर्नमेंट को बतानी होगी कि इतना स्टोर का उन्होंने आपको परमिशन दिया है तो किस जगह रखोगे। और वो स्टोर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने स्टोर किया और 5 साल बाद उसको निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसकी भी एक लिमिट निर्धारित होगी कि 6 महीने का स्टॉक कर सकते हैं आप, उसको बेचे दोबारा स्टॉक करें। फाइनेंशियल एनालिसिस की अगर बात करें तो वित्तीय योजना में, तो फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी बिजनेस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि ये भाग आपके व्यवसाय की सारी महत्वपूर्ण बातों को, प्रोजेक्शन को फिंगर्स या नंबर्स में प्रस्तुत करता है। इसी भाग से बैंक वेंचर फर्म को आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और पूंजी की आवश्यकता का पता चलता है, जिसके आधार पर बैंक लोन देती है और वेंचर कैपिटल फर्म्स निवेश करते हैं। ये हिस्सा मुख्य रूप से निम्न बातों पर केंद्रित होता है। आपको बिजनेस के लिए कितनी पूंजी या फंड की जरूरत है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कैपिटल या फंड रिक्वायरमेंट, आप इस पूंजी को कैसे जुटाएंगे, लोन के माध्यम से या वेंचर फंडिंग या क्राउड फंडिंग या ओन कैपिटल, आप कितने वर्ष के लिए लोन लेंगे, इसकी सिक्योरिटी क्या होगी, इसका पूर्वानुमान कैसे करेंगे, आपके बिजनेस से रेवेन्यू इनकम सोर्स क्या होंगे, सेल्स या अदर इनकम, आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, परचेज या इंटरेस्ट पेमेंट या रेंट। सेल्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के आधार पर आपके बिजनेस के अगले 3 से 5 वर्षों प्रॉफिट एंड लॉस का फॉरकास्टिंग दिखानी पड़ेगी। आपके बिजनेस का ग्रोथ फॉरकास्ट क्या है, बिजनेस रिस्क और उसके संभावित परिणाम क्या होंगे। तो ये आपके फाइनेंशियल एनालिसिस से जुड़ी हुई चीजें थी जो मैंने अभी आपको बताई। और स्टेटमेंट जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सोर्स ऑफ कैपिटल, सेल्स फॉरकास्ट 3 से 5 ईयर्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस 3 से 5 ईयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब आपके फाइनेंशियल एनालिसिस हैं जो आपको बना के रखनी होती है, कभी भी आपसे मांगे जा सकते हैं, हर जगह चीजें होती हैं। तो एक बड़े बिजनेस को शुरू करने से पहले या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, एक नया बिजनेस इंप्लीमेंट के पहले बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, उसका डिजाइन बहुत जरूरी होता है, उसके टेम्पलेट्स बहुत जरूरी होते हैं, और बिजनेस आप कैसे प्लान करेंगे, उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सब आपको बताना पड़ता है। क्यों प्लान किया जाता है इसके बारे में भी डिटेल दी जाती है। बिजनेस प्लान क्या होता है इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। कुछ आप लोगों को पूछना हो तो नो सर, बताएं। नहीं थैंक यू। सर कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।